जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गैराज झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। अभी जेपीएससी के द्वारा 2026 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था। इसके अकॉर्डिंग 14 जेपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम डेट है वो मार्च के वेरियस डेट्स में देखने को मिलेगा, रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसीज के लिए। तो उसी के मद्देनजर प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 का प्रिपरेशन जो है इस सीरीज में कराया जाएगा। और इस सीरीज में मेरा मेन रूप से फोकस रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं उस पे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड करता चलूंगा। क्वेश्चन का लेवल आपको मॉडरेट टू हाई लेवल देखने को मिलेगा, काफी अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चंस में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, बाकी जिनके पास अभी तक सिलेबस नहीं है जेपीसी का या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। पुनः जो है आज एक बार शेयर कर दूंगा। और किसी को अगर प्रॉब्लम होगा कि क्या तैयारी करने में, तो एक स्ट्रेटजी वीडियो भी इस पर बना दिया जाएगा, क्या क्या बुक है, किस तरह से आप लोग तैयारी करना है, कैसे आप लोग जैसे प्लान लेकर चल सकते हैं जेपीएससी के लिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। चलिए, तो मैं भी टाइम वेस्ट ज़्यादा यहाँ पे नहीं करूँगा। एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए, बाकी मैं आगे बढ़ूंगा। तो गणतंत्र दिवस परेड जो 2025 था उसके मुख्य अतिथि कौन थे बताइएगा? मिस्र के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति या फिर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, तभी आगे बढ़िएगा। आज सेट 1 है। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट अप। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ जाए। विथ रेफरेंस टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में आप लोग नाटो बोलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है इट हैज 42 मेंबर्स। ये जो है 42 मेंबर्स का एक बॉडी देखने को मिलेगा और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में लोकेटेड है। कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, पहले स्टेटमेंट फर्स्ट नजर डालते हैं तो इसके पास बोला गया है कि 42 मेंबर्स है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि अभी देखिएगा तो इसमें 42 नहीं 32 मेंबर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स में है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इससे देखिएगा तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओनली 2, क्योंकि पहला आंसर गलत है। आइए डिटेल में इसको देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो आंसर बी हो गया। नाटो, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। डेट आप लोग याद रखिएगा। और इसमें देखिएगा जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 12 कंट्रीज थे। क्या थे? 12 कंट्री थे। ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से रिलेटेड थे, मतलब से संबंधित थे, वहां से कंट्रीज था। इसका ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो क्या है? टू सेफ गार्ड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। कहने का मतलब है कि इसके मेंबर में सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, ये सब जैसे फोकस करता है। यानी किसी को आप लोग हाथ नहीं लगा सकते हैं। अगर एक मेंबर को आप लोग हाथ लगा दिए तो सारा मेंबर जो है आपको मधुमक्खी जैसा टूट पड़ेगा। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसमें 32 जो है कंट्रीज का ग्रुप देखने को मिलेगा। और इसका जो रिसेंट मेंबर देखने को मिलेगा वो फिनलैंड है, जो कि 2023 में जुड़ा था। और अभी स्वीडन लेटेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि मार्च 2024 में जुड़ा था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट मेंबर से क्वेश्चन बनता है कि लेटेस्ट मेंबर जो है कौन ऐड हुआ है। तो 2024 में स्वीडन ऐड हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा, जो कि बेल्जियम में है। क्लियर है सारा पॉइंट? इसे ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 5 जो आपको नाटो देख रहे हैं, इसका आर्टिकल 5 जो है इंपॉर्टेंट है ना। एक वाशिंगटन ट्रीटी हुआ था, उसका आर्टिकल 5 इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि अटैक टू वन नेशन इज अटैक टू ऑल। ठीक है, यानी कि वही वाला कहानी है कि अगर देवसेना को हाथ लगाया, इसका मतलब है कि बाहुबली के तलवार को हाथ लगा दिया। तो एक मेंबर पर अगर आप लोग अटैक कर दिए तो इसका मतलब है कि आप लोग सारे मेंबर पर जैसे अटैक कर दिए, तो सबको यहाँ पे टूट पड़ेगा। तो आर्टिकल 5 बोलता है। और अभी यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 2 जो ऐसे न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि आपको पता होगा वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे उनको जैसे गिरफ्तार करके यूएसए में ले जाया गया था। तो इसका आर्टिकल 2 यूनाइटेड नेशंस का बोलता है कि किसी कंट्री का सॉवरेनिटी को आप लोग बनाए रखना है। तो भी याद रखिएगा, अभी साथ में याद आता है मैं बता दिया। बाकी आर्टिकल 5 जो है इसका जो है एक बार जो है प्रयोग इसको देखने को मिलेगा, जो कि 9/11 अटैक हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 12 सितंबर 2001 को। एक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है आर्टिकल 5 का। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा जो नाटो का लेटेस्ट समिट हुआ था, जो कि 24 से 26 जून 2025 को हुआ था, वह हेग नीदरलैंड में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट जो समिट होने वाला है 2026 में, वह होगा आपका तुर्की में। ठीक है, तुर्की का नाम सुनेंगे आप लोग, इसको टर्की बोला जाता है, तुर्की है। तो उसका जैसे नेम भी चेंज किया गया था दिसंबर 2021 में, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट समिट नाटो का होने वाला है कहाँ पे? तो तुर्की में। लास्ट टाइम कहाँ हुआ था? तो ये हेग में हुआ था। तो सारा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और बाकी जितने भी मेंबर्स यहाँ के 32 हैं, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पॉज कीजिए 1 मिनट पॉज कीजिएगा और अच्छे से इसमें देखिए। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देख लिया अच्छे से, अब आगे बढ़िएगा। चलिए, अच्छा से अगर देख लीजिए तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलिए। Which country became the 29th member of NATO in June 2017? साउथ सुडान, अल्बेनिया, बेल्जियम या फिर मोन्टेनेग्रो? कौन था बताइए? तो क्वेश्चन इसका आंसर 4 होगा। ध्यान से देखा था आपने?
यहाँ पे होगा मोंटेनेग्रो, देखिएगा 2017 में नाटो का जो है यह सदस्य बना था। ठीक है, भारत नाटो का हिस्सा है तो नहीं है, यहाँ पे लिखा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाटो का सदस्य भारत नहीं है। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग पढ़ते हैं तो इंडिया का व्यू आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जरूर। ठीक है, तो नाटो के बारे में याद रखिएगा। तो नाटो का तो भारत सदस्य नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया नहीं है। क्या नाम का सदस्य भारत है? नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम तो आपने सुना होगा। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे ये भी बताइएगा, क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे बन चुका है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैं देते जा रहा हूँ, नाम के बारे में सर्च कीजिएगा, बताइएगा कि भारत के नाम का सदस्य है, कितने कंट्रीज हैं, क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखिएगा, 2-4 पॉइंट। तो सारा मेंबर देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे टाइम टू टाइम बनता है। ठीक है, 12 इसका फाउंडिंग मेंबर्स था, 1949 का है। ठीक है, सारा चीज हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। बीपीएससी सीडीपीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, क्योंकि 2017 में यह ऐड हुआ था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जो लेटेस्ट मेंबर में यहाँ पे बताया हूँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन, तो 31st मेंबर है और 32nd मेंबर हो जाएगा, ऐसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पता चला कि मैं स्वीडन बोल दिया और आपने ध्यान ही नहीं रखा, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि 32nd मेंबर कौन बना है नाटो का, तो आप लोग छोड़ के आ रहे हैं। यहाँ पे 32nd मेंबर है ना, पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, अपने पास में कुछ लिखा नहीं जाऊंगा, आप लोग रिविजन अच्छे से कीजिए। देखिए मैं पीडीएफ इसीलिए प्रोवाइड कराता हूँ क्योंकि कुछ कुछ बच्चे करते क्या है कि लेक्चर देखते ही नहीं है और सिर्फ और पीडीएफ जाकर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पीडीएफ में इतना सारा कंटेंट होता है कि उनको ज़्यादा कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे आए हैं तो इस पर आप लोग फीडबैक की जरूर दे दीजिएगा, वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं G20 के बारे में। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? इंडिया टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑन 1 दिसंबर 2022। बोला जा रहा है कि भारत जो है G20 का प्रेसिडेंसी ऑस्ट्रेलिया से लिया था 2022 में। बाकी जो पहला G20 समिट हुआ था वह वाशिंगटन में हुआ था 2008 में। कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 और 2। देखिए इसका आंसर जो है से 2 देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत क्यों है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इंडिया जो है जो कि एक फाउंडिंग मेंबर है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा कि इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है या फिर मेंबर है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो G20 का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि जिस समय स्थापना हुआ उसी समय से इसका सदस्य भारत है। ठीक है, तो G20 का प्रेसिडेंसी लिया तो था इंडिया, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया था या इंडोनेशिया से लिया था। तो सोच सकते हैं कि जो स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कितना माइनस ऑफ जो है गलती दिया रहता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जगह पर इंडोनेशिया होगा, बस बाकी सारा पॉइंट यहाँ पे करेक्ट था। क्लियर, तो माइनस ऑफ मिस्टेक दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन अगर ध्यान से आप लोग नहीं पढ़िएगा यूपीएससी और जेपीएससी का, तो क्वेश्चन बस सेकेंड में आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जगह पर इंडोनेशिया होगा, बाकी स्टेट हुआ करेक्ट था। बाकी पहला मीटिंग G20 का वाशिंगटन डीसी में हुआ था, बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, नवंबर 2008 में। चलिए डिटेल में यहाँ पे मैं बताता हूँ G20 के बारे में। ये जो है 26 सितंबर 1999 को जैसे इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसका देखिएगा तो पहले जो पर्पस था वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था 1990s के बाद, लेट 1990 के बाद, उसको टैकल करने के लिए इसको किया गया था। इसका इनिशियल पर्पस क्या था कि स्टेब्लिश करना एक प्लेटफॉर्म जो कि फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग नेशंस के वहाँ पे मिलेंगे और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिलेंगे, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। ठीक है, और डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज। ठीक है, कि इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्या क्या जो है इशूज चल रहा है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। उसी को लेकर जो है G20 का स्थापना पहले किया गया था। मेंबर देखिएगा तो ऐसे बोला जाता है G20, नाम इसका ऐसे चेंज किया नहीं जाता है, G21 नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन जिसमें 21 मेंबर्स हैं। ठीक है, 21 मेंबर्स, मेरा कहने का मतलब है कि 90 इसमें कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है और लेटेस्ट अभी अफ्रीकन यूनियन जो है ज्वाइन किया है 2023 में। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि अफ्रीकन यूनियन G20 में किस बार ज्वाइन किया गया था? 2022, 23, 24 या फिर 25। तो क्या लगा के आना है? तो 2023 लगाकर आना है। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा जिसमें 21 मेंबर्स देखने को मिलेगा। तो 21 मेंबर्स ध्यान रखिएगा, अगर कंट्रीज बोल देगा तो वहाँ पे स्टेटमेंट हुआ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, अफ्रीकन यूनियन बहुत सारे कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन बहुत सारे कंट्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेंबर्स बोलेगा तो सही होगा 21, अगर कंट्रीज बोल देगा तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी G20 का समिट देखिए 2023 में हुआ, यहाँ पे 18वां समिट न्यू दिल्ली में, इंडिया में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। इसमें जुलाई 2024 में ब्राजील में हुआ, 2025 में 20वां समिट था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। और इससे मतलब होता है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और 2026 में कहाँ होगा? तो मियामी USA में होने वाला है 2026 का समिट। तो आपके लिए लेटेस्ट इंपोर्टेंट रहेगा
2024 में देखते चलिएगा, क्या पता जेपीसी का करंट अफेयर्स लगभग आपको 1.5 साल, 1 से 1.5 साल तक करना ही पड़ेगा। तो 2024 में ब्राजील में होस्ट हुआ था, G20 समिट हुआ था। 2023 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और लेटेस्ट होने वाला है यूएसए में, ठीक है, 2026 के लिए। और देखिए जो यहाँ पे 2024 और 25 में जो समिट हुआ जोहान्सबर्ग में, तो इसमें एक G20 का मिशन आया, मिशन 300। तो मिशन 300 किस चीज़ के बारे में बात करता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा इनिशिएटिव लाया गया था वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, शॉर्ट में इसको AFDB बोलते हैं ना, AFDB, छोटा एफ होता है, AFDB। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इनिशिएटिव लाया गया था, कौन सा, तो मिशन 300। इसका पर्पस क्या था, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया था 300 मिलियन पीपल को, जो कि सब सहारन अफ्रीका में रहते थे, ठीक है। इसका टारगेट है ऐसे कि 2030 तक इसको पूरा करना है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, G20 में यह निकल कर आया है, तो पूछ देगा कि इसका टारगेट क्या है, कब तक जो है मिशन 300 को पूरा करना है, तो 2030 तक। किसके लिए है, तो सब सहारन जो है अफ्रीका के लिए है। और कौन कौन इसमें शामिल है, तो वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और मेंबर ऑफ अगर G20 आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे G7 तो आप लोग देख लीजिएगा, G7 में कौन कौन सा है। G8 में आपको पता होगा रसिया था, बाकी क्रिमियन वार के चलते इसको लात मार के भगा दिया गया था। और G20 में कौन कौन हो जाएंगे, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। G7, G8 और G20 सारा चीज। G20 का तो मेंबर इंडिया देखने को मिलेगा, लेकिन G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 20 का मेंबर है लेकिन 7 का नहीं है, याद रहेगा या भूल जाएंगे, भूल जाइए, आंसर इसका भी है। ओके, अब देखिए 2030 से एक बात याद आ रहा है कि 2030 में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि टोटल कितने हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उसको भी 2030 तक ही कंप्लीट करना है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे 17 आपको जो मतलब ये जो रिंग दिख रहा है, इसमें 17 फ्रस्टम देखने को मिलेगा, फ्रस्टम। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है डिनोट करते हैं ना। एक और पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशंस का ही है। तो इसमें जैतून के पेड़ का जो है पत्ता देखने को मिलेगा, ओलिव ट्री का पत्ता। सब क्या पता है आपको, गोल देखते चलिएगा। गोल सबसे डायरेक्ट पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, 5, 17 के 17 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। फॉन्ट साइज काफी छोटा हो गया, इसको मैं बड़ा करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 या 46। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसा, ठीक है। यूनिफॉर्म अगर देखिएगा स्कूल में तो कैसा होता है, सारे बच्चों का एक जैसा होता है। तो दो वर्ड एक जैसा कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो एक जैसा 44 आता है ना। तो आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है, सबके लिए बराबर कानून लाया गया है। तो ये डीपीएसपी का पार्ट एक्चुअली में देख लीजिएगा, पार्ट 4 में मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। डीपीएसपी इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए इसको जैसे नॉन जस्टिफाइबल है ना नेचर का है, इसको बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीएससी 2013 में पूछा जा चुका है कि कौन जो ऐसे नॉन जस्टिफाइबल नेचर का है, तो यह डीपीएसपी है। देखिए जो फंडामेंटल गाइडलाइन जो है प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को कि क्रिएट करना है आपको लॉज और पॉलिसी, ऐसा लॉज और पॉलिसी बनाना है जो कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस से लोगों को प्रोवाइड कर सके और उनका कल्याण कर सके, ठीक है, किसी भी स्टेट में। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी टर्म स्टेट बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टिकुलर स्टेट, झारखंड, बिहार, यूपी, गोवा, किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टेट का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है डीपीएससी का प्रोविजन जो है कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड कहाँ से लिया है, तो वह जो है स्पेन के संविधान से लिया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फर्स्ट स्टेट कौन है इंडिया में जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया था, तो यह गोवा है। लेकिन फर्स्ट स्टेट जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद या फिर स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कौन किया है, तो ये उत्तराखंड किया है। अभी लेटेस्ट 27 जनवरी 2025 इसको लागू किया गया है। तो पूछ देगा स्वतंत्रता से पहले भी या फिर स्वतंत्रता से बाद भी किसी तरह से क्वेश्चन या स्टेटमेंट बनकर आए तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। पहले आज़ादी के पहले गोवा में था और आज़ादी के बाद कौन फर्स्ट बना है, तो उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड के सीएम और गवर्नर कौन है, लिखिए जरा, उत्तराखंड न्यूज में है, तो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में पता होगा आपको 9 नवंबर 2025 को इसका रजत जयंती मनाया गया उत्तराखंड का ना, स्थापना दिवस का, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं डीपीएसपी का। तो आर्टिकल 36 यही बात करता है स्टेट के बारे में कि स्टेट कौन कौन है। तो यही मैं बताया था कि स्टेट क्या क्या होता है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आर्टिकल जो 37 है वो डीपीएसपी का यूज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 38 जैसे सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करता है। थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे। आर्टिकल 39 देख लीजिएगा, ये जैसे एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड के बारे में बात करता है आर्टिकल 39। और इक्वल पे फॉर इक्वल जस्टिस, सॉरी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि समान काम के लिए समान जो है से वेतन दिया जाएगा। ये आर्टिकल 39D में है। अब ये काफ़ी न्यूज में रहा था आर्टिकल 39D, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिएगा टाइम टू टाइम जैसे मेल और फीमेल्स में भेदभाव किया जाता है। एक ही काम अगर मेल कर रहा है फीमेल कर रहा है तो फीमेल कर रही है बेसिकली, तो वो जैसे उसको कम वेतन दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, अगर कोई समान काम कर रहा है तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए, आर्टिकल 39D में है। और आर्टिकल 39A में क्या है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो है साधन उपलब्ध कराए ताकि आप अच्छे से जी सकें। आर्टिकल 40 जो है से ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है और गांधी प्रिंसिपल से भी रिलेटेड है। आर्टिकल 40 ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत के इसे फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 41 भी है राइट टू वर्क या फिर एजुकेशन टू पब्लिक और टू पब्लिक असिस्टेंस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 43B देख लीजिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इसके लिए संविधान में बाकायदा संशोधन किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, ठीक है। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तो हो गया आर्टिकल 43B, पार्ट 9B में भी देखने को मिलेगा और आर्टिकल 19C में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीनों जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिखा गया है, तो याद रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 44 ऑलरेडी डिस्कस किया चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 45 जो है स्टेट को प्रोवाइड करना है अर्ली चाइल्डहुड केयर और जो है एजुकेशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ECC, फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे अटेंड कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो 6 साल तक सबको केयर प्रोवाइड कराना होता है और इसी के चलते जैसे महिलाओं को जो है मैटरनिटी लीव देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल 45 प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 47 के बारे में देख लीजिएगा, या पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराता है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पब्लिक हेल्थ तो पूछ देगा किस आर्टिकल में है, तो डीपीएसपी के 47 आर्टिकल में है। आर्टिकल 48 जो है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, ठीक है, यानी कि बोली के साइंटिफिक मीन्स या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे उसको प्रैक्टिस को यूज करते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में, ताकि लोगों का जो है जीवन सुधर सके, उनका इनकम बढ़ सके। तो आर्टिकल 48 भी बात करता है, अलग अलग चीज़ के बारे में बात करता है, एक चीज़ के बारे में बात नहीं करता है। और इसमें जो एनिमल्स का स्लॉटर देखने को मिलता है, उनके खिलाफ जो अत्याचार देखने को मिलता है, वो इसी आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। आर्टिकल 48 के तहत शायद स्लॉटर ऑफ काउज देखने को कम मिलेगा, कि जो स्लॉटर ऑफ काउज किया जाता है वो जो है किस आर्टिकल के तहत स्टेट उसको प्रतिबंधित करते हैं, तो आर्टिकल 48 ही है, अलग अलग तरह देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 48 याद रखिएगा। आर्टिकल 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है बात करता है कि जुडिशियरी और एजुकेटिव अलग अलग हो, ठीक है, ये आप अलग अलग सेपरेटली काम करें, नहीं तो पता चला कि जुडिशियरी और एजुकेटिव जैसे सिंग लड़ाते नजर आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सबको बोला गया है कि आप लोग जो है सेपरेटली काम कीजिए, एक दूसरे के मैटर में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। तो 50-50 करके याद रखिएगा कि दोनों का जो है अधिकार है कि काम सेपरेटली करें। आर्टिकल 51 तो आपको याद होगा क्या है, तो इंटरनेशनल पीस और हार्मनी के बारे में आर्टिकल 51 बात करता है और इसी में संविधान संशोधन किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसमें जो है आपको देखने को मिला कि इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। कमेटी कौन सा था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं, तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर्तमान में आपको 11 देखने को मिलेगा। पहले 10 था, लेकिन आपको पता होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसके बाद 6 से 14 साल के जो बच्चे थे उनको जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है दिया जाना था, तो जो है 11वां जो है फंडामेंटल ड्यूटीज बन गया, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो 6 जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट जो है कहाँ से लिया गया है, तो रशिया से लिया गया, यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है, और फंडामेंटल राइट्स लिया गया है यूएसए से। तो सब कुछ पॉइंट्स याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। रिवीजन के लिए टेलीग्राम पर PDF आपके पास अवेलेबल रहेगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट और यूटीज हैज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीन इनॉग्रेटेड। ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन अभी भी रिलेवेंट है, तो इसको डिस्कस में करता हूँ कि विश्व का जो सबसे लंबा, बड़ा नहीं लंबा होना चाहिए, बड़ा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया था, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर दिल्ली। आंसर इसका ए देखने को मिलेगा, कर्नाटका में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और ये जो है आपको देखने को मिलेगा हुबली जंक्शन, जो कि धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में देखने को मिलेगा। और यह साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। किस रेलवे के अंतर्गत आता है, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे। छोटे छोटे पॉइंट्स
से ना क्वेश्चन बन जाएगा कि ये जो हुबली जंक्शन है वह किस रेलवे जोन में आता है। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे। लेंथ कितना है भाई, तो 1507 मीटर है। इनॉग्रेशन इसका 2022 में किया गया था, अगस्त 20 2022 को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है बताइएगा, ठीक है। और भारत में टोटल रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है जरा ये बताइए। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, फ्रीक्वेंटली बन जाएगा भाई। तो दो क्वेश्चन बताइएगा कि रेलवे मिनिस्टर कौन से हैं और रेलवे जो ट्रैक है भारत में उसका जो है लेंथ कितना है, नैरो और ब्रॉड गेज दोनों का बताइएगा। प्रीवियस रिकॉर्ड्स आप लोग देखिएगा तो गोरखपुर के पास था 1366 मीटर था, और उससे पहले खड़गपुर के पास था। तो पहले खड़गपुर पढ़ते थे, फिर गोरखपुर आया योगी जी का कंस्टिट्यूएंसी, और उसके बाद देखिएगा तो अब आया है धारवाड़ जंक्शन, ठीक है। मतलब हुबली जंक्शन धारवाड़ कर्नाटका का। लेंथ याद रखिएगा। कुछ इंडियन रेल से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो वंदे भारत सर्विसेज 2025 में ऑपरेशनल है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो 164 है, और अमृत भारत जो ट्रेन है वो रोल आउट किया गया है 13 2025 तक, 2025 में। इंडियन जो रेलवे है वो आपको 100% इलेक्ट्रिफाइड देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि इंडियन रेलवे है वो कितना परसेंट जो है विद्युतीकृत है, 75%, 60%, 90% या फिर 100%। तो आंसर आपको 100% लगाकर आना है। अब देखिएगा तो जो नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल है आइजवाल है, उसको पहला जो है रेल कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया गया था, उसका नाम है बैरबी सिरांग लाइन। तो पूछेगा कि बैरबी सिरांग लाइन से किस नॉर्थ ईस्ट जो है कैपिटल को कनेक्ट किया गया है, तो यह आइजोल है, ठीक है, मिजोरम का कैपिटल। क्वेश्चन बन सकता है, मिजोरम अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, कुकी और जो मैतेई वहां पे समुदाय है उसको लेकर, ठीक है, काफी कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों के बीच में देखने को मिला था। तो मिजोरम काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे इन 2025? प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, या फिर प्रेसिडेंट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन काउंसिल। आंसर इसका सी देखने को मिलेगा। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया थे उनका नाम मैं बताऊंगा आगे, तो वह जो है गणतंत्र दिवस परेड 2025 के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे अलग अलग टाइम में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट 2023 में थे। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस नाम उनका लिखिएगा क्या है, 2024 में चीफ गेस्ट थे। 2025 में कौन थे, तो वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, इनका नाम था प्राबोवो सुबियाटो, ठीक है। तो नाम इनका याद रखिएगा, थोड़ा टेढ़ा नाम है बट आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन बनेगा अभी 2026 में 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट है वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन काउंसिल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग का इस वर्ष 77वां गणतंत्र दिवस परेड होने वाला है या फिर समारोह होने वाला है, ठीक है। नाम है इनका उर्सुला वांडर लेओन और एंटोनियो कोस्टा। ये कौन है, तो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है यह उर्सुला, ठीक है, और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। जो 77th रिपब्लिक डे परेड होने वाला है 2026 में, वह बीटिंग द रिट्रीट फेज से जो है समाप्त होगा 29 जनवरी को। जो समारोह होगा वह किससे समाप्त होगा, तो बीटिंग द रिट्रीट से होगा। बाकी आप लोग देखिएगा अभी क्या क्या होता है 26 जनवरी को। और यहाँ पे देखिएगा जो 26 जनवरी का परेड होता है वह कर्तव्य पथ से शुरू होता है, जिसको पहले राजपथ बोलते थे। तो कर्तव्य पथ से शुरू होता है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन से, और इंडिया गेट पर यह समाप्त होता है। पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट है, इसे क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखिएगा। चलिए हिस्ट्री में आपको लेकर चलता हूं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी हाल में शुरू किया गया होगा ऐसा सिलसिला कि हमको चीफ गेस्ट से बुलाना है। तो ऐसा नहीं है भाई, यह बहुत पहले की बात है। फर्स्ट टाइम से ही हम लोग जो है किसी न किसी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करते आए हैं। तो पहले जो चीफ गेस्ट थे तो 1950 में जो फ्लैग डे परेड के, वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे, जिनका नाम था सुकर्नो, ठीक है। क्या नाम था, सुकर्नो नाम था। तो जो कि पहले प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, तो उन्हीं को बुलाए थे हम लोग गणतंत्र दिवस परेड 1950 में। और दूसरे पर्सन थे नेपाल के त्रिभुवन जी 1951 में। ये सब कुछ याद रखिएगा। 2007 में हम लोग पुतिन को बुलाए थे, पुतिन जी को। शिंजो आबे को बुलाया गया था 2014 में, ये जापान के प्रधानमंत्री थे। बराक ओबामा को बुलाया गया 2015 में, अमेरिका के राष्ट्रपति को। ओडेसिटी ऑफ होप इनका एक बुक है ना, ओडेसिटी ऑफ होप इनका एक बुक है, याद रखिएगा, बराक ओबामा का। ऑंग सांग सूकी, ठीक है, म्यांमार की एक नोबेल लॉरिएट है, इनके बारे में याद रखिएगा। तो उसमें 2018 में 10 लीडर को बुलाया गया था, उसमें ये भी थी। और कोई भी चीफ गेस्ट नहीं थी। कब कब, तो 1952 में, 1953 में, 1966 में, 2021 और 2022। तो टोटल 5 बार ऐसा हो चुका है जो कि हम लोग किसी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं किए हैं, ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस। ओके,
2025 से क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह से 2026 से पूछेगा तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूरोपियन यूनियन और की काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आने वाले हैं 2026 में। बाकी समारोह जब होगा तो और भी क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2023 जेपीएससी में, तो वहाँ पे दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन को मैं अभी की करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर दिया हूँ। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च व्हिच ऑपरेशन इन अप्रैल 2025 टू प्रोवाइड रिलीफ एंड मेडिकल असिस्टेंस इंक्लूडिंग सर्च एंड रेस्क्यू, जिसको शॉर्ट में सार बोलते हैं, इन म्यांमार ड्यू टू डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। तो वहाँ पे अर्थक्वेक बेसिकली आया था। तो बोला गया है कि भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। वहाँ पे सर्च मतलब बोलिए कि राहत और खोज बोलिए, खोज बचाव और चिकित्सीय सहायता प्रदान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन सागर बंधु है, ऑपरेशन हॉक है, ऑपरेशन ब्रह्मा है, या फिर ऑपरेशन कावेरी है। देखिए आंसर जो है इसका सी है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है इस समय चलाया गया था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। बहुत सारा यहाँ पे ऑपरेशन डाला गया है, इसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर किया था और कम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन में भी इसको मैं शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ऑपरेशन ब्रह्मा देखिएगा तो अप्रैल 2025 में शुरू किया गया था। अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, ठीक है, तो उसके लिए रिलीफ और सार के लिए इसको शुरू किया गया था। इसमें कौन कौन से शामिल थे ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी, नेवी और एनडीआरएफ, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है फुल फॉर्म, तो तीनों शामिल थे। अभी हाल ही में ऑपरेशन सागर बंधु भी चलाया गया नवंबर 2025 में। एक डिटवा साइक्लोन आया था, कहाँ पे, श्रीलंका में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नवंबर 2025 में डिटवा साइक्लोन किस देश में आया था, तो ये जैसे आया था श्रीलंका में। तो वहीं पे जो है इंडियन आर्मी, नेवी और एनडीआरएफ के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया उनको असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑपरेशन हॉक 2025 का है, ये जो है डिसमेंटल करने के लिए चलाया गया था इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क, ठीक है, कि कैसे इंटरनेशनल साइबर क्राइम होता है तो उसको कैसे टैकल करना है, लोगों को कैसे अवेयर करना है, तो उसी के लिए ऑपरेशन हॉक चलाया गया था। और ये किसका है, तो यह सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। स्थापना कब हुआ था जरा बताइएगा, करंट अफेयर्स में सीबीआई भी अभी न्यूज में था, अलग अलग टाइम न्यूज में रहता है, तो बताइएगा इसकी स्थापना जो है कब किया गया था सीबीआई का। ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बनने ही वाला है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2025 में लॉन्च किया गया। ये जैसे काउंटर जो है काउंटर किया गया था जो पहलगाम अटैक हुआ था, तो उसी के लिए, ठीक है, पहलगाम अटैक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तो उसको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया मार्च 2024 में। इवैक्यूएट किया गया था इंडियन को चार्ट से, और इसमें आईएफ का C-17 विमान को जो है एयरक्राफ्ट को यूज किया गया था। तो ध्यान रखिएगा मार्च 2024 का जो इंद्रावती ऑपरेशन है वह इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था चार्ट से भारतीयों को खाली कराने के लिए। अलग अलग टाइम में देखिएगा तो ये सब जो कंट्रीज अफ्रीका में खासकर देखिएगा, अफ्रीका या फिर जो इराक वाले साइड है, तो साइड में अलग अलग टाइम में जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। तो वहाँ से हमारे जो सिविलियन है उसको उन लोगों को इवैक्यूएट कराना होता है, तो उसी को लेकर इंडिया के द्वारा अलग अलग टाइम में वेरियस ऑपरेशन देखने को मिलेगा। ऑपरेशन इंद्रावती देखिएगा, यह एंटी टेरर ऑपरेशन था, यह पीर परजाल में, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर एरिया में था, एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर होगा, ओके। ऑपरेशन कावेरी देख लीजिएगा 2023 का है, इंडियन को सूडान से, ठीक है, यही क्वेश्चन जेपीसी 2023 में पूछा गया था कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन कावेरी 2023 में चलाया गया था, जो कि इंडियंस को इवैक्यूएट कराया गया था सूडान से। ऑपरेशन राहत देख लीजिएगा 2015 का है, इंडियन को इवैक्यूएट कराया गया था, या फिर अलग अलग देश के जो नागरिक थे उनको भी यमन से। ऑपरेशन देवी शक्ति, वो सब जो है उसी के ऑप्शंस थे ना, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऑप्शन थे सब कुछ। देवी शक्ति इसी का था, ऑपरेशन गंगा था, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। तो ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 का है, इंडियंस को अफगानिस्तान से जो है इवैक्यूएट किया गया था, जो कि तालिबान जो टेक ओवर किया था, आपको पता होगा तालिबान वहाँ पे सत्ता ले लिया था अफगानिस्तान में जब अमेरिका यहाँ से छोड़कर गया था। तो उसी के टाइम इंडियन को इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा 2022 का है, ये यूक्रेन से इंडियन को बाहर निकाला गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 का याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर पर जो हम लोग कब्जा किए थे, वो जो है कब्जा मत बोलिए, पाकिस्तान इस पर कब्जा किया था, तो उनको वहाँ से खदेड़ने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो देख लीजिएगा 2008 में चलाया गया था, आपको पता होगा, जो 26/11 अटैक हुआ था उसको काउंटर करने के लिए, जो मोमेंट अटैक आप बोलते हैं।
ऑपरेशन पराक्रम देखने को मिलेगा 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके टाइम में चलाया गया था ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन कैक्टस 1988 का है। यहाँ पे मालदीव में तख्ता पलट, जो लोकतांत्रिक रूप से यहाँ पे सरकार चुनी हुई आया था, उसका तख्ता पलट करने के लिए जो है से ऑपरेशन मतलब तख्ता पलट किया जाने वाला था, तो उसको रोकने के लिए जो है भारत के द्वारा जो है से ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन विजय तो आप लोग पढ़े होंगे, कारगिल वार के लिए था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में जो है से चलाया गया था गोल्डन टेम्पल में, जो है से वहाँ पे सिख मिलिटेंट को खदेड़ने के लिए। और यही बड़ा वजह बना था, ठीक है, बड़ा वजह बना था, जो कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्किटेक्ट हैज डिजाइन द न्यू बिल्डिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? जो भारतीय संसद है उसके नए भवन के वास्तुकार कौन है, डिजाइनर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है? तो आंसर इसका क्या है, रवि मोदी, विमल रॉय, विमल पटेल या फिर आर राधाकृष्णन, सॉरी डी राधाकृष्णन। आंसर इसका सी है, विमल पटेल जो है इसके आर्किटेक्ट है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के। चलिए देख लीजिए इसका जो डिजाइनर देखने को मिलेगा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, तो हो गया विमल पटेल। पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है वो बनाया गया है किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया है। इसका एरिया देखिएगा तो 64,500 मीटर स्क्वायर फैला हुआ है, या फिर 6.45 हेक्टेयर बोलिएगा। 1 हेक्टेयर में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बाकी कॉस्ट इसका 862 करोड़ था इसलिए, लेकिन इसका जो है से बढ़ गया था प्राइस, मतलब कॉस्ट बढ़ गया था, 971 करोड़ हो गया था। इसमें सीट्स पूछ सकता है कि लोकसभा की कितनी सीट्स है, कितने लोग बैठ सकते हैं, और राज्यसभा के लिए कितनी सीट्स हैं। तो 888 जो है से हैं, जो कि वर्तमान में 550 देखने को मिलेगा, लेकिन चुनकर कितने आते हैं 545। ऐसे तो चुनकर आए 543 ही, और यहाँ पे राज्यसभा में 250 सीट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो है से बाद तक यानी कि आगे आने वाले टाइम में अगर सीट्स बढ़ता है तो 384 लोग बैठ सकते हैं, और लोकसभा में 888 बैठ सकते हैं। 2023 में इसका उद्घाटन किया गया था, और डिजाइन कंस्ट्रक्शन एसीपी डिजाइन के द्वारा किया गया था, ठीक है। एसीपी डिजाइन के ही पर्सन थे ये विमल पटेल, ठीक है। और इसको देखिएगा बिल्ड किया गया था टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। तो क्वेश्चन एक पूछा गया था कि क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, यहाँ पे बीपीएससी 66, ठीक है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब देखिए पूछा गया था हु ऑन द बिड टू कंस्ट्रक्ट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली, तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा था, ठीक है। तो बिड करने का मतलब होता है कौन इसका बोली को जीता। जब टेंडर जब लगता है तो इसमें होता है कि मतलब जितना कॉस्ट होता है उसका इतना % बिलो या इतना % एबव जो है से दिया जाता है। तो कौन जैसे उस कॉस्ट पर जो है से बनाने के लिए तैयार होता है, बोली लगाता है, वही जो है टेंडर जीतता है, ठीक। कुछ होता है बिड, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जब नए भवन का उद्घाटन किया गया था तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चोल साम्राज्य का से प्रेरित एक सेंगोल था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दंड राजदंड होता है, तो सेंगोल को जो है से स्थापित किया गया है, और ये स्पीकर के बगल में रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो स्पीकर का चेयर होता है, लोकसभा के स्पीकर के चेयरमैन जो होते हैं, उनके बगल में जो है इसका स्थापित किया गया है सेंगोल को। ये क्या होता था, प्राचीन काल में जो चोल साम्राज्य था उसमें जब सत्ता को हस्तांतरित किया जाता था, यानी कि एक राजा से दूसरे राजा जब आते थे तो वो जो है सेंगोल दिया जाता था। तो सेंगोल किसका प्रतीक है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। और सेंगोल जैसे अंग्रेजों के द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था 1947 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी याद रखिएगा, सेंगोल का न्यूज में काफी ज्यादा आ रहा था। क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दिया बीपीएससी का, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is or are true about Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)? India is a member of CDRI. It is a UN agency. Its headquarters is located in Paris. It was launched during the G20 summit in 2023. इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन एंड टू, ओनली 1, 3 एंड 4, या फिर सारा का सारा? देखिए इसका आंसर ए होगा सिर्फ, ठीक है। क्यों ओनली वन, एक ही स्टेटमेंट जो है सही है, बाकी सारा का सारा स्टेटमेंट गलत है। आइए डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को देखिए, भारत जो है से CDRI का फाउंडिंग मेंबर है। क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी जो है गलत क्यों हुआ, बोला दिया कि यह जैसे UN का एक एजेंसी है, गलत है। UN का एजेंसी ये नहीं है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट से देखने को मिलेगा। UN की एजेंसियाँ शामिल है लेकिन ओनली नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ बोल दिया कि UN की एजेंसी है, ठीक है। अगर बोलता है इट इज़ वन ऑफ द UN एजेंसी तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ UN एजेंसी बोला है तो गलत है। UN की बहुत सारी एजेंसियाँ भी शामिल है।
मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, अदर भी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, और इसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करके चला जाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है, एक गलत बात है, इसका हेडक्वार्टर मत बोलिए, सेक्रेटेरिएट बोलिए, जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत वहाँ पे बोला गया था, क्या बोला गया था वहाँ पे, देख लीजिएगा कि G20 समिट 2023 में, जो कि भारत तो होस्ट किया था न्यू दिल्ली में, तो उस समय शुरू किया गया था। स्टेटमेंट गलत था, सही क्या था, तो जो पीएम मोदी के द्वारा यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था न्यूयॉर्क 2019 में, उस समय इसको शुरू किया गया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। CDRI को सीडे देख लीजिएगा 2019 में इसको फॉर्म किया गया था। वर्तमान में इसके मेंबर 64 देखने को मिलेगा, जिसमें 53 नेशन और 11 जो ऐसे पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। करेंट डायरेक्टर जनरल जो है अमित है या फिर अमृत है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, फर्स्ट टाइम इसको मैं पढ़ रहा था, तो या अमित या फिर अमृत होंगे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पीडीएफ इसको सही कर दिया जाएगा। परोती ये नाम था, तो करेंट ये डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। तो देख लीजिएगा CDRI का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, यानी कि ऐसा हमको मतलब आपदा जब आता है तो उसके लिए कैसे कैसे बुनियादी ढांचा हम लोग को बनाना है ताकि आपदा से निपटा जा सके, उसके लिए जैसे एक ये गठबंधन है, ठीक है। बेसिकली समझ में आ चुका होगा। तो सारा पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है JPSC में, और किस तरह से आपको लेकर चलना है सारा क्वेश्चंस को, किस तरह से आपका प्रिपरेशन करना है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा अगर अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो। एग्रीकल्चर ड्रॉप क्या है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर टाइम एंड प्लेस, यानी कि समयावधि व स्थान के दृष्टिकोण से वर्षा का विषम वितरण। लो सॉइल मॉइस्चर, यानी कि निम्न मृदा आर्द्रता का ना यहाँ पे वर्त निकला था, द ऊपर रह लगता है ना। बाकी इनएडिक्वेट रेनफॉल ऑफ 30% और मोर इन क्रॉप्ड एरिया, 30% या उससे अधिक अपर्याप्त वर्षा का फसली क्षेत्र में होना। द लैक ऑफ वाटर सप्लाई इन वाटर स्टोरेज रिजर्वर विच कैन बी कंपनसेटेड बाय नॉर्मल रेनफॉल, जल संग्रहण भंडार में जलापूर्ति में अत्यधिक कमी होना जिसे सामान्य वर्षा से पूरा किया जा सके। देखिए ज़्यादा टफ लग गया होगा, आंसर इसका बी है, लो सॉइल मॉइस्चर, यानी कि मृदा में जो नमी कम होता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉप। और एग्रीकल्चर जब ड्रॉप पड़ेगा तो क्या होगा, मिट्टी में आप लोग देखेंगे पपड़ी जो है पड़ने लगेगा, तो ये होता है एग्रीकल्चर ड्रॉप। तो सारा चीज़ जो है मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। जो कि जब एग्रीकल्चर ड्रॉप होगा तो जो क्रॉप में यील्डिंग होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो आपको कम देखने को मिलेगा। और इसका मेन कारण क्या है, तो बारिश अगर कम होगा तो फिर सूखा पड़ेगा ही, यही कारण है। एग्रीकल्चर टर्म को देख लीजिएगा, ये दो वर्ड एगर और कल्चरा से मिलकर बना है। ये लैटिन वर्ड्स है। एगर का मतलब होता है सॉइल, लैंड, फील्ड होता है, और कल्चरा का मतलब कल्टिवेशन या सोविंग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एग्रीकल्चर वर्ड को भी डिफाइन कर दिया। एग्रीकल्चर देखिएगा तो 7 शेड्यूल में जाइएगा तो ये स्टेट लिस्ट का यह सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, जो कि हेराडोर मॉडल पे बेस्ड था, तो फर्स्ट टाइम हम लोग एग्रीकल्चर पे ही फोकस किए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। 1951 से 56 तक चला था, और लेटेस्ट 12वां जो था वह 2012 से 17 तक चला था। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। चलिए, एक भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन कहे जाते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन। एक अवार्ड यहाँ पे देख लीजिएगा, एम एस स्वामीनाथन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड 2025। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो रोटरी क्लब ऑफ मद्रास, जो कि शॉर्ट में RCM बोलते हैं। तो यहाँ पे सहजा समृद्धा एक पर्सन है, इनको दिया गया कंजर्विंग ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ठीक है। और एम वीरप्पन है, इनको दिया गया है मड क्रेप कल्टीवेशन और अदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। 31st एडिशन था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा इस अवार्ड का। तो पूछेगा कि 31वां एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो छोड़कर मत चले आइएगा, यही पर्सन है। इसी लास्ट मुझे याद पड़ा था, इसको मैं डाल दिया हूँ कि 21वां संस्करण है पुरस्कार का, 2 पर्सन को दिया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को रीड करते हैं, और ये जो है पर्सन थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे पर्सन का नाम देगा लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन था। इसको एक बार वेरीफाई करके मैं ना PDF में डाल दूंगा। ओके, तो आंसर इसका बी हो गया, ध्यान रखिएगा। आर्द्रता क्या होता है, ह्यूमिडिटी आप लोग पढ़े होंगे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर।
आदि याद रहता है। यहाँ पे सॉइल की आर्द्रता के बारे में बात किया जा रहा था। रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप कौन कौन से होता है, ये भी आप लोग देखते चलिएगा भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन टफ नहीं पूछा जाएगा, कुछ इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में इनक्वाइस बोलते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर हैदराबाद? आंसर इसका डी है, हैदराबाद में लोकेटेड देखने को मिलेगा। इसका हेड क्वार्टर है इनक्वाइस का। डिटेल में देख लीजिएगा, आंसर डी हो गया। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये जो ऐसे ओशियन वैली जो कि प्रगति नगर देखने को मिलेगा हैदराबाद तेलंगाना में, वहाँ पे लोकेटेड है। ये जैसे किसके अंडर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत यह काम करता है। 1999 में जैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और करंट में इसके डायरेक्टर देखने को मिलेंगे बालाकृष्णन नैयर, ठीक है। शॉर्ट टीएम, शॉर्ट में नहीं है, नाम ही है इसका। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। 10 ही क्वेश्चन आज की क्लास के लिए लिया गया था। आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज़्यादा बढ़ेगा। वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ पे जीएस पेपर 1 के साथ साथ जीएस पेपर 2 का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए। कोशिश मैं करूँगा अल्टरनेट डेज में प्रोवाइड कराऊँ। मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं रहता है, ठीक है। अपना पर्सनल काम हो, ऑफिस को लेकर 4 से 5 घंटा बचता है मेरे पास। तो मैं डेली बेसिस पर कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पर जो भी 4-5 घंटा में बनेगा उस जो है से मैं एक वीडियो कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं अपने घर कुछ लेकर नहीं जाने वाला हूँ, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। मैं सस्टेन करने के लिए यूट्यूब पर निर्भर नहीं हूँ। वंदे भारतम, जय हिंद।